समाजवादी पार्टी तो देखकर बड़ा खुश हो रही होगी कि देखिए बाबा जी को तो झटका, केशव प्रसाद मौर्य अपने नाम के आगे मुख्यमंत्री लिखवा रहे हैं। देखिए हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ज्वलंत विषय आज आप लेकर के आए हैं। चूंकि मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हूँ, ये चर्चा तो वास्तव में संघ, बीजेपी, बजरंग दल जैसे कार्यकर्ताओं के साथ आपको करनी चाहिए थी। विपक्ष को बिठा करके आपने अपने प्रोग्राम की टीआरपी वैसे ही बढ़ा ली, क्योंकि वास्तव में विवेक ये जी, आपकी स्थिति। बात का कहना कि भारतीय जनता पार्टी वाले, संघ वाले ये 4 PM से कुछ ज्यादा ही नाराज रहते हैं, क्योंकि हम इनकी इनकी जो है कलई खोलते रहते हैं, तो ऐसे में वो तो आने से रहे। नहीं, वास्तविकता यह है कि 4 PM से सरकार घबराती है। अगर वो ना घबराती तो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना पड़ता। और सत्य ये भी है कि आज के परिवेश में ज्वलंत और जीवित पत्रकारिता करने में सबसे अग्रज नाम अगर आता है तो 4 PM का आता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। उत्तर प्रदेश में जो स्थिति इस समय वर्तमान में बनी हुई है, ये पूरी तरह से एक राजनीतिक सर्कस की तरह चल रही है। भाई, मंच पे अगर डिप्टी सीएम जा रहे हैं, किसी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, वो भी एनसीसी जैसे डिसिप्लिनरी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, जहां पे कि कई मुझे लगता है देशों के लोग सहभागिता दर्ज करा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बड़ा हास्य का विषय, ये गलती तो नहीं हो सकती है। और राजनीति में देखिए, ऐसी गलतियां, ऐसे जो दृश्य आते हैं, ये गलतियां नहीं होती हैं। ये एक रणनीति के तहत सोची समझी रणनीति के तहत संदेश देने का माध्यम होता है। जितना हम लोग भी राजनीति करते हैं छात्र जीवन से, हमें भी पता था। जब हम छात्र जीवन में बैनर, पोस्टिंग, होर्डिंग देखते थे, अपनी फोटो लगवाते थे, तब हम छोटे कार्यकर्ता हुआ करते थे, बहुत ज्यादा, मतलब जमीनी स्तर के कार्यकर्ता। तो हम लोग की फोटो सबसे नीचे लगाई जाती थी, छोटी सी फोटो कोने में कहीं जगह मिल जाती थी। तो वो भी हमारे लिए समझिए बहुत श्रेष्ठता जैसा भाव होता था कि बहुत हमने कुछ कर दिखाया, कि हम पोस्टर पे दिखाई दे रहे हैं, लखनऊ के लोग देख रहे हैं, हमें पहचान रहे हैं, नीचे मोबाइल नंबर लिखा है। इंतजार करते थे कि कोई फोन आए तो हम भी समस्याएं सुने। तो ये तो सीएम, मुख्यमंत्री के स्तर की बात है। अगर मुख्यमंत्री होने का संदेश दिया जा रहा है और जिस प्रकार से दिल्ली और एयरपोर्ट के दृश्य सामने आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यकीनन ये बदलती हवा के बहुत मजबूत संकेत हैं। अब मुझे लगता है कि सुनामी आने में बहुत समय नहीं है। अब वो सुनामी किसकी राजनीतिक जीवन में आनी है, बस उसका इंतजार है। हम तो भाई वो कहते हैं ना, ऑडियंस लेकर के बालकनी में टिकट लेकर के बैठे हैं कि बस मूवी कब शुरू हो और हम भी उसके सहभागी बने। क्योंकि विपक्ष के ऊपर लगातार कई बार हमने देखा, एक लंबे समय की राजनीतिक जीवन में जो बीजेपी की राजनीति रही है, वो केवल और केवल झूठ के, विपक्ष का मान मर्दन करने से प्रेरित रह करके, और कहीं ना कहीं नेताओं का चरित्र हनन करने से प्रेरित रहा है। लेकिन आज जो स्थिति भाजपा के लिए है, ये स्थिति बिल्कुल वैसी ही है कि संदेहास्पद स्थिति में सौदागर खड़ा है, लेकिन उसे खरीदना किसको है वो नहीं पता है। तो मुझे लगता है कि अब देखना ही है, बस हो सकता है दिल्ली से कभी भी फरमान आ जाए। और वो फरमान जब आएगा तो मुझे वो दृश्य याद आता है कि एक बार आंसुओं का करुण रुदन देखने मिला था सदन में। ऐसा ना हो कि फिर वो दृश्य दोहराया जाए राजनीति में। और केशव प्रसाद मौर्य जी की और अखिलेश यादव जी की बॉन्डिंग तो हम देख ही रहे हैं, मिठाई खिलाने तक की बातें हो गई। हालांकि फिर नहीं, जो देखिए, है ये तो एक राजनीतिक शिष्टाचार है हिमांशु जी। अब देखिए, हम ही यात्रा कर रहे हैं, अगर हमारे विपरीत, हमारे देखिए मानसिक विभेद होते हैं। केशव जी संगठन के व्यक्ति रहे हैं। आप बात को समझिए, केशव जी संगठन के व्यक्ति रहे हैं। उनके अंदर राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं है किसी को लेकर के। उनके अंदर किसी को लेकर कटुता और मुझे द्वेष नहीं दिखाई देता। ठीक है, हमारे वैचारिक मतभेद हैं, कई मुद्दों पे हम लड़ते हैं, कई मुद्दों पे हमारी कटाक्ष होती है एक दूसरे से। लेकिन एक राजनीति में जो शिष्टाचार होता है, वो एक महीन लकीर जो होती है, अगर उस महीन लकीर के इस पार वो खड़े हैं तो उस पार हम खड़े हैं। भाई, अगर मिल गए तो यकीनन एक राजनीतिक व्यवहारिकता। जब आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह जैसे चेहरों को एक साथ चाय पीते देख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये तो बहुत ही संभावित दृश्य है। विपक्ष का कोई नेता मिल जाए तो यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, कि हम विपक्ष के नेताओं को भी उतना ही सम्मान देते हैं। और आदरणीय अखिलेश जी के लिए देखिए, ये बात जगजाहिर है। ये तो मीडिया इसकी बखान करती है कि उनके अंदर कभी किसी को लेकर के राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं रहा, और ना ही किसी के प्रति उन्होंने कभी द्वेषपूर्ण कोई बातें कहीं सामने से। भाई, कोई आलोचना करेगा तो उसका प्रत्युत्तर तो दिया ही जाएगा। आपने भी 5 साल की सरकार चलाई है। आप गुंडे माफियाओं से इस तरह से घिरे रहेंगे और जो है कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, एक्शन नहीं ले पाएंगे, अधिकारी आप पर हावी रहेंगे। उसकी एक वजह यह भी है कि आप अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में हैं। दिल्ली दरबार से आप जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपकी कुर्सी बची रहे, या फिर उस पर 24 के बाद जिस तरह से खतरा मंडराया है, केशव प्रसाद मौर्य जी का जिस तरह से वैल्यू बढ़ रही है पार्टी के अंदर, क्या एक वजह यह भी है? देखिए, योगी जी की जो बात आई,
पहले तो मैं कानपुर वाले प्रकरण पे करूं, मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। कानपुर वाले प्रकरण में देखिए, एक बात तो तय है, इसमें दो बातें स्पष्ट रूप से समझनी पड़ेगी आपको। इसमें नाम आ रहा है, जितने नाम आ रहे हैं जिनको कन्विक्शन दिखाया जा रहा है या जिनको आरोपी बनाने का प्रयास है, एक ऋषिकांत शुक्ला, एक आपके आशीष द्विवेदी नवाबगंज के थाना प्रभारी, एक आपके जो दुबे जी हैं उनका नाम आ ही रहा है, अखिलेश दुबे। लेकिन मैं एक दृष्टि से देखता हूं तो ये योगी जी का वही सेम पैटर्न है, ब्राह्मणों को टारगेट करने वाला। कहीं ना कहीं ब्राह्मण होने का खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है, पहली चीज। दूसरी बात, एसआईटी अगर क्लीन चिट दे रही है तो एसआईटी तो सरकार की है, हमारी तो है नहीं। आदरणीय अखिलेश जी ने बल्कि ये भी कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बड़े नाम उजागर ना हो, इसलिए उनको जहर देके मार दिया जाए। तो उनकी सुरक्षा की सुनिश्चितता को भी देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि पूर्व में आपने एक देखा था, कानपुर का बिकरू कांड जब हुआ था, विकास दुबे की गाड़ी पलट गई थी। अब वो गाड़ी किन हालातों में पलटी, टोल के पहले क्यों पत्रकारों को रोक दिया गया, और जाने के बाद गाड़ी कैसे पलटी, क्या पलटी। उसके बाद खुशी दुबे, जिस बच्ची को पता नहीं था किसी चीज के बारे में, किसी प्रकरण के बारे में, उस बच्ची को डिटेन करके लगातार टॉर्चर करके कुछ समय पहले तो उसको जमानत मिली है। तो ब्राह्मणों को, विजय मिश्रा को देख लीजिए भदोही में, पश्चिम पूर्वांचल की तरफ चलिए तो वहां भी पवन पांडे को देख लीजिए, हाथे को देख लीजिए, गोरखपुर का प्रकरण। और उसके परिप्रेक्ष्य में मुझे ये दिखाई समझ में नहीं आता केवल कि जो बात करते हैं कि अभी योगी जी ने कुछ दिन पहले एक भाषण दिया था, अपराधी किसी का नहीं होता, किसी जाति का नहीं होता। ब्रिजेश सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया, उदयभान सिंह, अशोक चंदेल, विनीत सिंह, ब्रिजभूषण सिंह, चुलबुल सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, अजय सिंह सिपाही, पिंटू सिंह, सनी सिंह, संग्राम सिंह, चुन्नू सिंह, बादशाह सिंह, ये कौन लोग हैं? ये महामंडलेश्वर हैं, पीठाधीश्वर हैं? सवाल तो उठेगा ना। आप एक तरफा चुनिंदा कार्रवाई करके, अगर अखिलेश दुबे जी का जो नाम आ रहा है, चूंकि देखिए मैं इस पे एक आपत्ति इसलिए करूंगा, अखिलेश दुबे जी अधिवक्ता भी हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। अगर कोर्ट की प्रैक्टिस उनकी रेगुलर नहीं रहती तो मैं मान सकता था कि वो एक अपराधी, एक अधिवक्ता की आड़ में आपराधिक संगठन चला रहे हैं। जरा एक चीज अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा। मैंने ये सुना कि उन्होंने कभी कोर्ट में जाकर किसी की पैरवी नहीं की, यानी कि जो कोर्ट में जो केसेस लड़े जाते हैं जिस तरह से, वो नहीं की। उनके घर में ही अदालत लगा करती थी भाई, वो फैसले भी वहीं दिया करते थे, ऐसा मैंने सुना। अब बताइए। ये जितने नाम मैंने पढ़े हैं, इनके भी घरों में अदालत लगती है और ये सब अपने क्षेत्र के न्यायाधीश हैं। अगर जिन अपराधियों के, मैंने माफियाओं के नाम पढ़े हैं अभी, सबके क्षेत्रों में उनकी अदालतें लगती हैं। और आदरणीय योगी जी उस अदालत के चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश हैं। आप इस बात को समझिए, कहने से नहीं होता। आप इसकी पुष्टि तब होती, हिमांशु भैया, इसकी पुष्टि तब होती, नहीं, इसका जो जेन्युइन आंसर दे दूं, इसकी पुष्टि तब होती जब बार काउंसिल कानपुर या बार काउंसिल ऑफ यूपी इस बात को लिख करके देगी कि वो प्रैक्टिशनर लॉयर नहीं है। अगर उनकी पावर लगातार लग रही है, कोर्ट में उनकी बाकायदा, कोर्ट में केस में उनकी फाइलें वकालतनामे साइन हो रहे हैं, तो उसको प्रैक्टिशनर के आधार पर देखा जाएगा, क्योंकि वो कोर्ट में बने हुए हैं। फिजिकल अपीयरेंस की जहां तक बात है, अब ये तो रिकॉर्ड की बात आ जाएगी, तो ये तो कोर्ट ही दे सकती है निकाल के। इसके लिए एसआईटी को डेफिनेटली, एसआईटी को ये चीज निकालनी चाहिए थी। कह देने मात्र, ऐसे कहने के आधार पे तो मुझे लगता है कि योगी जी आज भी केवल एक मठाधीश है। मुख्यमंत्री का कोई भाव तो उनके अंदर दिखता नहीं, संवैधानिक पद पे होने की गरिमा तो कहीं दिखाई नहीं देती। मोदी जी के अंदर कभी वो भाव दिखाई नहीं देता कि वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनका जो कृत्य है या जिस तरीके के वो वक्तव्य देते हैं, एक देश के प्रधानमंत्री से हमने इतिहास में आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए, कभी हमने इस तरह की बातें नहीं सुनी। तो मुझे लगता है कहने से नहीं, देखिए हर चीज को सर्टिफाइड करना होगा, हर चीज का एविडेंस लाना पड़ेगा। और जब आप एविडेंस की तरफ देखेंगे, सीधी सी बहुत आसान प्रक्रिया है। आप कानपुर बार से ले लीजिए लिखवा करके। कानपुर बार अगर लिख करके दे देता है तो डेफिनेटली बार से ज्यादा कौन पुष्टि कर सकता है इसकी। सिक्के के दो पहलू होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई गलती कर दे या कुछ बोल दे तो उस पर किसी की जवाबदेही नहीं होती है। हर कोई नील बटे सन्नाटा हो जाता है, कुछ बोलता ही नहीं है। कोई कुछ भी कर दे तो ये बोलेंगे ही नहीं। जहां पर कुछ अच्छी बात हुई हो, जहां पर इनको आगे आकर क्रेडिट लेना हो, वहां तो ले लेते हैं और क्रेडिट के लिए आपस में लड़ाई भी हो जाती है। लेकिन जहां पर कुछ गलत हो गया है, रायता फैल गया है, उस रायते को बटोरने के लिए कोई नहीं आता। सब शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, ऐसे कि कुछ हुआ ही नहीं। कोई बयान दे दे, कोई इनका नेता ऐसे वैसे हरकत करते हुए पकड़ा जाए, कोई कुछ बोलता ही नहीं। सब नीलबटा सन्नाटा हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। विवेक भाई, गलत कह रहा हूं क्या? नहीं, देखिए हिमांशु जी, बहुत स्पष्ट रूप से इस बात में एक बात तो कहनी पड़ेगी कि जो कार्यक्रम आयोजित हुआ और जो हास्यप्रद बात है कि आयोजक कह रहे हैं कि हमारी गलती नहीं। किसी भी सीएम, डिप्टी सीएम का जब कार्यक्रम होता है तो ये बहुत ही नॉर्मल प्रोटोकॉल है कि सूचना विभाग के लोग
और एलआईयू के लोग पहले जाके उस स्थान का निरीक्षण कर लेते हैं, वहां के कार्यक्रम का एक मीटिंग और नोट्स ऑफ मीटिंग्स तैयार कर लेते हैं, क्या रिलीज करना है, क्या प्रेस में जाना है, सब कुछ पहले से प्रिपेयर हो जाता है। और सूचना विभाग के इंटरप्शन के बाद भी अगर इस तरह की गलती है तो ये गलती नहीं है, ये सीधे सीधे दिल्ली से सूचना विभाग के जो तीनों एजेंसी जो हायर हुई हैं उनको इशारा दिया गया था कि इस तरीके से आपको प्रोजेक्शन देना है। और ये प्रोजेक्शन अगर सूचना विभाग के माध्यम से भी क्लियर आउट हुआ, क्योंकि देखिए सूचना विभाग की मैं अभी ट्विटर आईडी देख रहा था, उन्होंने खंडन भी नहीं किया कहीं पे, अभी तक इसका कोई खंडन आया भी नहीं है कि इस तरह की गलती वहां पे हुई है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रायोजित तरीके से दिल्ली ने एक संदेश दे दिया है। अब उस संदेश को, उस चिट्ठी को कितनी जल्दी उसके संदेश को ये समझ ले, मुझे लगता है ये तो उनके सोच पे निर्भर है। और एक बात जो कानपुर वाली बार बार आ रही है, चूंकि ऑफ द रिकॉर्ड में कहूंगा, मामला सब जुडिस है, उसमें बहुत ज्यादा बोलना नहीं, कोर्ट के अंदर ये चर्चा है, कोर्ट में जो सीनियर लॉयर्स होते हैं, जैसे हम वकील जब बैठते हैं वहां एक चर्चा है कि किसी जमीन के मामले में कुछ भाजपा नेता जो हैं वो शायद दबाव बना रहे थे किसी बहुत ही क्रीम लेयर की जमीन को लेने के लिए, जिसमें कि ऋषिकांत शुक्ला के ऊपर दबाव था कि वो किसी तरीके से इसको वो करवाए। और अखिलेश दुबे चूंकि ठीक है, उनका तो अब नाम वो जमीनों का भी उनका कारोबार सुनने मिल रहा है, चूंकि हम तो प्रैक्टिस लखनऊ में करते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि जब बेल आई, यहाँ पे जब उनके पेपर्स आए यहाँ पे, तो यहाँ पे चर्चा का विषय ये रहा, चेंबर्स में अक्सर वकीलों में बात होती है। तो ऑफ द रिकॉर्ड में ये जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के दोनों लोग शिकार हुए हैं। और उस पे भी ऋषिकांत जी के ऊपर शायद विशेष दबाव था कि इनके ऊपर किसी तरह कार्रवाई की जाए, जिसमें कि कोई साक्ष्य नहीं था जिसपे कि इनको उस आधार पे फंसाने का प्रयास किया गया। अदरवाइज देखिए, कानपुर कमिश्नर जी ने जो कार्य शुरू किया उसके पहले ही वो प्रतिनियुक्ति पे दिल्ली चले गए, ये बड़ा हास्यप्रद था। अगर कोई सबूत होता तो आपको कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए थी। आज जिस तरह से क्लीन चिट मिली है, आज जो क्लीन चिट मिली है, तो जो क्लीन चिट जिन आरोपों में मिली उन सबके ऊपर तो डिफेमेशन का वो बनता है सीधे सीधे। भाई अगर आरोप सत्य नहीं थे तो सबूत कहाँ गए? अगर आपने आरोप लगाए तो सबूत भी तो देने का भार आपके ऊपर है। अगर सबूत नहीं मिला, क्लीन चिट दी जा रही है, तो आप उसको माफिया भी नहीं कह सकते। मैं यहाँ पे जेन्युइन बात कर रहा हूँ जो लीगल पर्सपेक्टिव में आएगी। सारे मामलों में नहीं मिली है, इस बात को क्लियर हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, 10 मामले अभी पेंडिंग है जिनमें जांच जारी है। 42 शिकायतें थी, उसमें से 37 में कोई साक्ष्य नहीं मिला, ये कहा जा रहा है। बाकी जो मामले हैं उसमें कहा गया इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं या फिर तमाम और एविडेंस मिले हैं, उसके आधार पर एफआईआर हो सकती है, हो गई अभी वो सकती है, वो कंडीशनल है, वो प्रिजम्पशन है, वो प्रिजम्पशन है हिमांशु भैया, बात समझिएगा, प्रिजम्पशन है वो अभी। लेकिन 42 मामलों में 37 में क्लीन चिट, आप बात समझ रहे हैं कितनी फर्जी तरीके से कॉन्स्पिरेसी की गई होगी। मैं कह रहा हूं 37 में क्लीन चिट का मतलब है वो 37 जो शिकायत करने वाले थे उनके खिलाफ सीधे सीधे डिफेमेशन का मुकदमा बनता है, मानहानि का मुकदमा बनता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तो आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम भी आ रहा है भाई, जो आउट ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें हो रही है कोर्ट के गलियारों में, जो चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि कुछ लोग को बेनिफिट है तो वो आरोप लगा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं 37 में सबूत ना मिलना, एसआईटी पे कहीं ना कहीं एसआईटी की कमी है, वो सबूत देने जो आरोप, जिन्होंने आरोप लगाए उनके पास एविडेंस नहीं थे तो आरोप किस बेस पे लगा दिए, आप खुद बताइए। ये तो सोचने का विषय है। और या तो प्रोसिक्यूशन फेल हो रहा है, आपने आरएसएस और संघ वालों को वकील बना दिया सरकार को पैरवी करने के लिए, वो पैरवी नहीं कर पा रहे, नारा भंडारा के सिवा उनको कुछ आता ही नहीं। फिर ये तो ये मैसेज जा रहा है, गलत मैसेज जा रहा है। तो ये भी जा रहा है कि एक आईपीएस है जो नहीं चाहते थे कि एक्शन हो, बड़ी जमीनों का लेन देन वाला मामला है, तो अधिकारियों के अंदर जो है वो बड़ी मतलब पैठ है नेताजी की। अब नेताजी क्या, वकील जी, अब नेताजी तो सोचिए, नेताजी तो खुल के नाम ले रहे हैं। अब तो इसको मैं इस नजरिए से देखता हूं कि क्या इस सिंडिकेट की जानकारी थी, इसीलिए योगी सरकार परमानेंट डीजीपी नहीं दे रही थी यूपी को, कि जिम्मेदारी किसकी तय होगी? कल सवाल तो उठेंगे। विधिक संग्रहित सवाल है नवेद जी। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि परमानेंट डीजीपी यूपी को ना मिला हो, ये पहली सरकार है जिसमें कार्यकारी डीजीपी चल रहा है।